इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस को समझेंगे। आपके पेपर में इस चैप्टर से 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो इसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न से 2 नंबर का आना है और लघु उत्तरीय प्रश्न से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। तो उत्तर है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गोला बनाया हुआ है, ये गोला परमाणु है और इस पर धनात्मक आवेश रहता है, ये इस मॉडल के अनुसार कहा गया है। और इसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं, तो आपको इस गोले के अंदर छोटे छोटे कुछ गोले दिख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए यहाँ पर इन सभी गोलों पर माइनस चार्ज आया हुआ है। ठीक है, तो पहला कथन है कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। दूसरा है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। मतलब इस परमाणु पर जितना धनात्मक आवेश होगा उतना ही ऋणात्मक आवेश भी होता है, इसीलिए क्या होगा, ये प्लस और माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए। तो पहली कमी है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं हो पाई। दूसरा, इस मॉडल से रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं हो पाई। ये इस मॉडल की 2 कमियां रही हैं कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया और दूसरा यह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाया। अगला क्वेश्चन है, बोरबरी स्कीम क्या है। तो देखिए, इस स्कीम के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या है। तो इस स्कीम के अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 2n² होती है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है तो n बराबर 1 होगा, यदि दूसरी कक्षा में है तो n बराबर 2 होगा, यदि तीसरी कक्षा में है तो n बराबर 3 होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 2n² है उसमें n की जगह पर 1 रख देंगे। तो जब n बराबर 1 है तब 2n² बराबर कितना होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 हो जाएगा। जब n बराबर 2 होगा यानी इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में होगा, तब n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में है तो n बराबर 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का गुणा 2 से होगा तो 18 हो जाएगा। इसी तरह से अगर चौथी कक्षा में है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। मतलब पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 रह सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये चित्र में भी आपको समझाया है। पहली कक्षा को K माना है तो K में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर दूसरी कक्षा L है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरी कक्षा M है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयोजकता किसे कहते हैं। तो संयोजकता क्या होती है, किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। यहां पर देखिए, जो बाह्यतम कक्ष है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, सोडियम। Na किसका सूत्र होता है, सोडियम का। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। तो अब 11 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर बचेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो 8 2 10 और 1
11। तो देखिए लास्ट में मतलब बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 1 होंगे, इसीलिए सोडियम की संयोजकता +1 होती है। तो अब अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। सम मतलब समान और स्थान मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर क्रमांक है। तो जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो समस्थानिक कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण में देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है 1H1 जिसको प्रोटियम बोलते हैं, दूसरा 1H2 जिसको ड्यूटीरियम बोलते हैं और तीसरा होता है 1H3 जिसे ट्राइटियम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए जो 1 लिखा है ना, नीचे जो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन में नीचे 1 लिखा हुआ है, आप तीनों समस्थानिक में देखिए यहाँ पर तीनों जगह ही 1 लिखा हुआ है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है। तो देखिए इन तीनों का ही परमाणु क्रमांक समान है और ये जो ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है ये इसका परमाणु भार है। मतलब परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक समान है। तो ऐसे तत्व कहलाते हैं समस्थानिक। अगला क्वेश्चन है, समभारिक क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। समभारिक में देखिए सम मतलब समान और भारिक मतलब भार, तो जिसका समान भार हो वो समभारिक। तो यहाँ पर देखिए ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण है यहाँ पर आर्गन और कैल्शियम। यहाँ पर देखिए जो आर्गन है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, लेकिन आर्गन का परमाणु भार 40 होता है और कैल्शियम का भी परमाणु भार 40 होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो ऊपर लिखी संख्याएं हैं 40-40, ये हैं परमाणु द्रव्यमान। तो इन तत्वों के परमाणु भार तो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक इनके अलग अलग हैं, तो ऐसे तत्व समभारिक कहलाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसके लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आपका, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए और दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बोरबरी स्कीम उदाहरण सहित समझाइए। इन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी क्योंकि इन क्वेश्चंस को इस तरीके से समझाने पर आपको समझ में नहीं आएगा और ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस हैं। तो इसीलिए मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस को बोर्ड में प्रॉपर समझा दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसकी वीडियो मैं आपको संडे तक प्रोवाइड करा दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन है, संयोजकता किसे कहते हैं? मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखिए। तो अभी हमने इसके पहले भी संयोजकता का क्वेश्चन किया था, वही हमें डेफिनेशन यहाँ भी लिख देना है कि किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में देना है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होती है। तो मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है वो Mg होता है और एल्यूमिनियम का सूत्र Al होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से होगा। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 और 2 10 हो गए। अब 10 में कितने बचे? मैग्नीशियम का देख रहे हैं तो यहाँ पर 10 में कितने बचे? 2 बचे, 10 और 2 12। तो यहाँ पर देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और जो बाह्यतम कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से एल्यूमिनियम में देखिए 13 है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 3। तो इसकी जो बाह्यतम कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी और एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होगी। आपको पेपर में इस तरीके से ये डायग्राम भी बना के आना है, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या व्यक्त करती हैं। तो यहाँ पर हमें परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की डेफिनेशन लिखनी है। तो परमाणु संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या
परमाणु संख्या कहलाती है और इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी परमाणु होता है उसका नाभिक होता है, उस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है और इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। फिर द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो एलिमेंट होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की जो कुल संख्या है वही उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जा सकता है 7n14। यहाँ पर 7 क्या है, 7 इसकी परमाणु संख्या है और 14 इसकी परमाणु भार है, यानी द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है समस्थानिक और संभारिक तत्वों में अंतर लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा था कि समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं, तो बस बिल्कुल वही से हमें यहाँ पर अंतर भी लिख देना है। समस्थानिक मतलब जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और संभारिक मतलब उनके परमाणु भार समान होते हैं। फिर समस्थानिक में अलग क्या होता है, परमाणु भार अलग अलग होते हैं, संभारिक में परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। फिर तीसरा है रासायनिक गुण समान होते हैं, समस्थानिक में रासायनिक गुण समान होते हैं और संभारिक में रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है समस्थानिक के 3 उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग यहाँ पर है यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। एक तत्व है यूरेनियम जिसके समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के लिए किया जाता है। दूसरा है कोबाल्ट, कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है और आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग घेंगा रोग में किया जाता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान है 16.2 U। देखिए आपकी जो प्रश्न बैंक है उसमें आपको 2U16 इस तरीके से दिया गया है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। यहां पर जो हमें तत्व दिया गया है उसका परमाणु द्रव्यमान 16.2 U इस तरीके से है। आगे हमसे कहा गया है कि इसके किसी नमूने में समस्थानिक 8x16 और 8x18 का प्रतिशत क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि समस्थानिक 8x16 का जो प्रतिशत है वो k प्रतिशत है और समस्थानिक 8x18 का प्रतिशत कितना होगा, 100 - k। ऐसा क्यों, क्योंकि जो परसेंट होता है, प्रतिशत होता है, वो टोटल तो 100% होता है। अब 100 में से k प्रतिशत एक समस्थानिक है तो दूसरा क्या होगा, 100 में से k को माइनस कर दें तो दूसरा पता चल जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि X का परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा, जो समस्थानिक है 8x16 तो उसका परमाणु भार क्या हो गया 16, और जो 8x18 है उसका परमाणु भार क्या हो गया 18। तो 16 का k% और 18 का 100 - k%, इन दोनों का जो टोटल है वो उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। तो अगली लाइन पे लिखा है कि परमाणु द्रव्यमान हमें दिया गया था 16.2 बराबर 16 का मतलब होता है गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर k प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग हो जाएगा, प्लस 18, फिर का मतलब है गुणा, इसी तरह से 100 - k प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। 16.2 इसी तरह से लिख दिया बराबर, यहाँ पर 16 का गुणा k से करेंगे तो 16k बटे में आएगा 100, प्लस 18 का गुणा 100 से करेंगे तो 1800, माइनस 18 का गुणा k से करेंगे तो 18k बटे में आएगा 100। अब यहाँ पर देखिए 100 है हर में, तो हर का ले लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा 100। अब जब हर समान होते हैं तो जो ऊपर वाली संख्या होती है अंश, वो भी हमारी समान आ जाती है, तो इसीलिए 16k प्लस 1800 माइनस 18k इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए तिर्यक गुणा करते हुए 16.2 के साथ में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आपका बचेगा 1800, और यहाँ पर देखिए 18 के माइनस का है और 16 के प्लस का है, तो विपरीत चिन्हों की संख्याएं घटती हैं
तो चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस, और 18 में से 16 चले गए तो बचेगा 2। अब यहाँ पर देखिए 16.2 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 200। अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। बराबर में वही लिख दिया 1800 माइनस 2 के। अब 1620 माइनस 1800। अब देखिए जो 1800 है उसको हम 1620 के पास में लाएंगे, तो जब वह बराबर की इस तरफ आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आ गया 1620 माइनस 1800 इक्वल हो गया माइनस 2 के। अब इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 180 और बड़े डिजिट का साइन आएगा माइनस का। इसी तरह से यहाँ पर माइनस 2 के, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 जो है वो के साथ गुणा कर रहा है, तो इस तरफ आकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो के बराबर क्या आ गया 90। तो हमने के माना था समस्थानिक 8x16 का प्रतिशत, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि तत्व x के नमूने में समस्थानिक 8x16 का 90% व 8x18 का अब 90 है और 100 हमने पूरा माना था, तो 100 में से 90 गया तो 10 बचेगा। तो 8x18 का जो प्रतिशत होगा वो 10% होगा। तो आई होप कि आपको ये सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं रदरफोर्ड और बोरबरी स्कीम, उन दोनों क्वेश्चंस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी जो आपको संडे तक मिल जाएगी। आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आ सकता है, तो उसे आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। और साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।